सीयूईटी परीक्षा में देरी होने के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों ने भारी हंगामा किया। आपको बता दें कि नोएडा के अलग अलग सेक्टर में जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए थे और वहां पर एग्जामिनेशन देरी हो रही थी, जिस वजह से भारी हंगामा हुआ। नोएडा के सेक्टर 64 स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र पर सीयूईटी यूजी परीक्षा में देरी और अव्यवस्था के कारण हंगामा हुआ। तकनीकी खराबी के चलते परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी, जिससे नाराज छात्रों और उनके अभिभावकों ने केंद्र के बाहर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों को घंटों केंद्र के अंदर बैठाए रखा गया, यह आरोप लगाया गया है। कई कमरों में पंखे भी नहीं चल रहे थे, जिससे भीषण गर्मी में छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए एनटीए ने तकनीकी समस्या ठीक होने पर आश्वासन दिया और छात्रों को उनका पूरा समय यानी पेपर खत्म करने के लिए देने की बात कही है। देरी के लिए एजेंसी ने छात्रों और उनके परिवार वालों से माफी मांगी है। हालांकि ये कहा गया है कि माफी मांगी गई है और जो स्टूडेंट जिनकी परीक्षा देर से शुरू हुई है उन्हें ज्यादा समय दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 नोएडा। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार होंगे। इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में चल रही है, जिसमें डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आलाकमान ने डीके शिवकुमार के नाम पर सहमति दी, जिसके बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शनिवार शाम 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद डीके शिवकुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए रखने के साथ साथ विभिन्न गुटों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि नई सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड वाला यह बंगला खाली करने के लिए एक बार फिर सम्राट चौधरी की सरकार ने नोटिस भेजा है। यह मिली तीसरी नोटिस है जिसमें इन्हें बंगला खाली करने को कहा गया है, लेकिन इस बंगले के बदले में उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया था उस बंगले में काम अभी सफाई का काम चल रहा है। लेकिन इस बीच राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि वो इस बंगले को खाली नहीं करेंगी और यदि खाली करवाना है तो फोर्स बुलाकर बंगले को खाली करवा दे। आपको बता दें कि राबड़ी देवी को इस बंगले के अलावा अब 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट हुआ था, जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उसी समय यह नोटिस दी गई थी। उसके बाद एक रिमाइंडर दिया गया था और कल फिर एक तीसरी नोटिस दी गई है। इस नोटिस में जो यह बंगला है वो अब बिहार के नए पशु एवं मत्स्य मंत्री नंद किशोर राम को यह बंगला आवंटित कर दिया गया है। इसके बाद इन्हें खाली करने को कहा गया है, लेकिन आज दिल्ली से पटना लौटने के बाद जब राबड़ी देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वह किसी कीमत पर यह बंगला खाली नहीं करेंगी। इसके साथ ही जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जो इसे सीधे तौर पर कह रहे हैं कानून की अवहेलना है, जो नियम संगत बात हो वही करनी चाहिए। लेकिन राबड़ी देवी की तरफ से साफ कर दिया गया कि बंगला वो किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मुंबई में एक बार फिर से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अब आपको मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी के लिए 86 रुपया प्रति किलो चुकाने होंगे। शुक्रवार को जो दर थी वो 84 रुपये थी, यानी 84 रुपये के हिसाब से सीएनजी मिल रही थी। लेकिन शनिवार आधी रात को 2 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई और अब जो नई दर है वो 86 रुपये हो गई है। मुंबई में करीब 12 लाख ऐसे वाहन हैं जो सीएनजी पर संचालित होते हैं और महानगर गैस लिमिटेड जो सीएनजी संचालित करती है, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि आसपास के भी क्षेत्रों में, आसपास के भी इलाकों में, मुंबई की बात करें, नवी मुंबई की बात करें, ठाणे की बात करें, मीरा भाईंदर की बात करें, वहाँ पर भी सीएनजी के दामों में 2 रुपया प्रति किलो के पीछे बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में अगर 12 लाख वाहन हैं तो उसमें से 3 लाख करीब ऐसे वाहन हैं, ऑटो और टैक्सी की संख्या है जो पूरी तरीके से सीएनजी पर निर्धारित है। ना सिर्फ सीएनजी के बल्कि पीएनजी की भी 50 पैसे के दाम में बढ़ोतरी की गई है। कैमरा पर्सन अरविंद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद अब यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। पावर कारपोरेशन ने बिजली की कीमतों में 10% की वृद्धि का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने में महंगी बिजली का झटका लगने वाला है। यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने जून के बिजली बिल पर 10% फ्यूल चार्ज लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ताओं को अपने सामान्य बिजली बिल के अलावा
10% की अतिरिक्त राशि भी चुकानी होगी। दरअसल तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद इसका असर बिजली विभाग पर पड़ा, जिसकी वजह से अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला लिया गया। यूपीपीसीएल के अनुसार मार्च महीने में बिजली खरीदने और उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो भी अतिरिक्त खर्च हुआ उसकी भरपाई जून के बिल के जरिए की जाएगी। यही वजह है कि जून महीने के बिल में 10% का अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाएगा। इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद सोमवार को नियामक आयोग में अपील करेगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन के नेता मनोज जरंगे पाटिल अपनी मांगों को लेकर 9वीं बार अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ चुके हैं। इससे राज्य सरकार पर मराठा आरक्षण को लेकर दबाव बढ़ गया है। सरकार की तरफ से गुरुवार के दिन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और विधायक प्रसाद लाड ने जरंगे से मुलाकात की थी, लेकिन बातचीत के बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। लिहाजा शनिवार की सुबह चिलचिलाती धूप में बिना शेड और टेंट में एक खुले मैदान में जरंगे पाटिल ने अपने अनशन की शुरुआत कर दी। आंदोलन शुरू होते ही एक बार फिर से सरकार की तरफ से राधाकृष्ण विखे पाटिल उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। जरंगे ने मराठा समुदाय के सदस्यों को ओबीसी आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अपनी मांग को दोहराई है। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद और सातारा गजट अभिलेख लागू करने तथा आरक्षण आंदोलन में भाग लेने वाले मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की है। जरंगे बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि सरकार मराठाओं की अग्नि परीक्षा ना ले। जरंगे ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी अनशन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए सभी पार्टियों के लिए रास्ते खुले हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद लखनऊ पहुंचे, यूपी सरकार पर हमला बोला। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बढ़ते अपराध, भाजपा सरकार में अपराधों और अपराधियों का बोलबाला है। भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहे। बिजली कटौती से जनता त्रस्त है, लेकिन बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी और उनके कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने का ऐलान कर रहा हूं। परिवर्तन यात्रा बिजनौर से शुरू होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बचाना है तो इस सरकार को हटाना है। और सबसे अहम बात यह है कि इस सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि 1991 में 10 विधानसभा मार्ग पर बाबा साहब का अस्थि कलश स्थापित किया गया था। इस स्थान से अगर छेड़छाड़ की गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये सरकार सिर्फ एक धर्म की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती हो या रविदास जयंती हो, एक भी नई परमिशन नहीं दी गई। और इस सरकार में दलित, आदिवासी, पिछड़ा घोड़ी चढ़ के बारात नहीं जा सकता। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही पश्चिम बंगाल में जितने भी अवैध निर्माण थे उस पे बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। यानी कोलकाता, हावड़ा, हुगली, जिस तरह से अवैध निर्माण थे, मकानों पे बुलडोजर चलना शुरू हो चुका, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और लगातार मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। यानी दर्जनों भर से ज़्यादा जो दुकानें थी उन्हें बुलडोजर से दहा दिया जा रहा है। यही स्थिति हावड़ा में बनी हुई है। हावड़ा में कई अवैध जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थे उन्हें बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। यानी बीजेपी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी स्टाइल से एक बार फिर से यहाँ पे अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। यानी कहना है कि जिस तरह से टीएमसी सरकार जीती, सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से अवैध तरीके से जो बिल्डिंग और दुकानें बनाई गई हैं उन पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से अवैध निर्माणों और अवैध दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बुलडोजर से की जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। हार के चर्चित टेंडर घोटाले में टेंडर किंग कहे जाने वाले ऋषु सिर की गिरफ्तारी के बाद अब उनसे ताल्लुकात रखने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। ऋषु सिर के बयानों से खुलासा हुआ था कि 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा और 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर से साथ उसके बड़े संबंध थे। और ये भी बयान में साबित हुआ था कि योगेश कुमार सागर ने ऋषु सिर के खर्चे पर अपने परिवार के साथ विदेश की यात्राएं की थी, जिनमें 25 लाख रुपए से ज़्यादा के खर्च आए थे। जबकि अभिलाषा शर्मा के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि अभिलाषा शर्मा के घर के ऊपर टेरिस गार्डन के लिए करीब 9 लाख रुपये और इसके अलावा ऋषु सिर ने उन्हें कई महंगे उपहार दिए थे और साथ में उनके परिजनों के टूर भी कराए थे।
इन सारे मामलों की जानकारी ईडी की जांच में हुई थी और ईडी ने पूरे सबूत भी दिए थे और जिसके बाद एसबीयू में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। आज सरकार ने इन दोनों अधिकारियों आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और इसके साथ इस पूरे मामले में अब यह साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में बिहार में कई अधिकारी है इसके जद में आने वाले हैं जिनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना एक मजबूरी बन जाएगी। कैमरामैन विश्वनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मॉडल और एक्ट्रेस तुषा केस में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड ली है तुषा के पति समर्थ और तुषा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला की, और आज पूछताछ शुरू हो चुकी है। इस पूछताछ में दोनों के बयान लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से बयान लिए जा रहे हैं। इसके बाद दोनों के बयान भी साथ में भी लिए जाएंगे। पूरे घटना का ब्यौरा सीबीआई की टीम जो है उसको रिकॉर्ड कर रही है। तो आपको बता दें कि सूत्र ये भी बताते हैं कि ये दोनों को लेकर समर्थ और गिरिबाला को जो घटना स्थल था वहाँ का मुआयना कर सकती है, सीन को रिक्रिएशन कर सकती है क्राइम सीन का। साथ में आपको बताते हैं सूत्र ये भी बताते हैं कि समर्थ ने और गिरिबाला सिंह ने दोनों ने बयान दिए हैं सीबीआई को। समर्थ ने जिस वक्त तुषा का वहाँ शव मिला था उस वक्त जो है फंदे से समर्थ ने बताया है सीबीआई को कि उसने नीचे उतारा था, जिसके बाद उसकी नोट जो है फंदे की नोट गिरिबाला सिंह ने खोली थी। इसके चलते अब जो है ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एक डमी तैयार की है करीब 80 किलो की, जिस पर फिर से उससे जो सीन को रिक्रिएट किया जाएगा जिस वक्त घटना हुई थी। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो फंदा है वो कि इतना वज़न क्या झेल सकता है। उस तरह की जो सारी जो जांच के विषय में जो जानकारी सामने आएंगी, उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि जो बयान दिए गए हैं समर्थ और गिरिबाला सिंह की तरफ से घटना स्थल के वक्त उस दौरान उनको भी मिलान किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।